नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं अपना टॉपिक वर्णमाला को लेकर। वर्णमाला हमारा चल रहा था अभी तक। वर्णमाला में इससे पहले हमने दो बातें कर चुका हूं मैं, एक स्वर की एक व्यंजन की, आपको पता है। देखिए वर्णमाला के दो पार्ट बताए थे, आपको पता है, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा अब तक तो, कि स्वर और व्यंजन। संख्याएँ भी याद होंगी हमें, स्वर 11 और व्यंजन 33, कुल वर्ण 52। ठीक, स्वरों के बारे में हम पूरी विस्तार से बात कर चुके हैं पिछले दो वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में हम स्वर के ऊपर नहीं, व्यंजनों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, कुल वर्ण कितने थे व्यंजनों के? 33। स्वरों के ऊपर विस्तार से बात हो चुकी है चूँकि, इसलिए आज लोग व्यंजनों पर बात करने वाले हैं। स्वरों पे दो वीडियो मैंने बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट 1 बनाया है मैंने, उसमें कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई थी वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगी। ठीक, आज हम व्यंजनों पर बात करने वाले हैं। स्वर का जो दूसरा भाग है व्यंजन, उस पर हम बात करने वाले हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किन किन व्यंजनों को किस कैटेगरी में रखेंगे, मुख के किस भाग से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, ये सारी बातें जो आपकी परीक्षाओं में आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। अब मैं वर्णमाला नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल व्यंजन लिख रहा हूँ। व्यंजनों की संख्या आपको बताई है 33। कौन कौन से व्यंजन होते हैं 33? देखिए एक बार हम लोग आते हैं साथ में। आपने को बचपन से वैसे मुझे वर्णमाला पढ़ानी पड़ी है, हालांकि आप सब लोग बचपन में पढ़कर आए हैं, परंतु एक बार फिर से इसकी आवश्यकता आपको महसूस हुई है कि परीक्षाओं में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, का गाइयाँ, चा से आ जाइए, टा ठा डा ढा अणा, ये सभी कुछ आपको आता है। ता था दा धा और ना। इसके बाद पा फा बा भा मा, फिर या रा ला वा, और शा में बेटा सबसे पहले ये सा आएगा, उसके बाद ये सा आएगा, फिर ये सा आएगा और फिर हा। ज़रा काउंट करें बेटा कि कितने वर्ण हो गए हैं। 5, एक में 5 होते हैं, कुल लाइनें भी यहाँ तक 5 हैं, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 4 20, 25, यानी कि कुल वर्ण कितने हुए? 25 तो यहाँ तक हो गए, और 8 ये हैं, तो 25 और 8 33। मैंने व्यंजन आपको कितने बताए हैं बेटा? 33। पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं तो आप कहेंगे 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप बता देंगे। यहाँ तक व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, का से लेकर के हा तक। हा के बाद शायद तरह ज्ञा और आपने पढ़े हैं, पर वो मूल व्यंजनों में नहीं आएंगे, उनकी कैटेगरी दूसरी है। किस कैटेगरी में आएंगे हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। ठीक ठीक, व्यंजनों पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने व्यंजन होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ के संख्या के मामले में क्लियर हैं आपके व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 33 व्यंजन होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब बताइए, देखिए यहाँ तक तो 33 हो गए, बाकी ये कितने बच रहे हैं? क्योंकि ये संख्या हमेशा याद रखना है बेटा। कुल वर्ण 52, स्वर इसमें से 11 निकाल दिए तो बचे कितने? 44। और ये 44 हैं क्या? व्यंजन ही हैं, क्योंकि वर्णमाला के तो दो ही भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा तो कोई तीसरा भाग नहीं होता है। स्वरों के बारे में हम बात कर चुके हैं। 11 व्यंजन जो हैं 44, वो कौन कौन से होते हैं? तो 33 तो यहाँ तक हो गए, आपने काउंट किया अभी, का से लेकर के हा तक कुल वर्ण 33 होते हैं। अब 33 के बाद बचे कितने? 44 में 33 के बाद कितने बचे? 7 और कुल वर्ण होते हैं 33। ठीक है, तो दोनों मिलकर हो गए 44। अब 52 में से अगर जो 11 जो स्वर हैं वो निकाल दें तब कितने बचे? तो आपने कहा कि तब बचे हमारे 44। ठीक है ना। ठीक है, कुल वर्ण कितने थे? 52, स्वर थे 11, व्यंजन थे 33। मैंने कहा था कि, और ज़रा बताएं कि अगर 52 में से 11 निकाल दें, 52 कुल वर्ण हैं, 11 स्वर हैं, स्वरों को निकाल दो आप अलग। 52 में से स्वरों को आप अलग निकाल दो। तो 52 में से जब आप 11 माइनस करेंगे
तो कितना बचेगा आपके पास, तो आप कहेंगे 41 बचेगा। भाई आपके पास 41 ही तो बचा, यानी कि 41 तो क्या हो गए आपके व्यंजन हो गए। लेकिन 41 पूरे जो 41 हैं वो मूल व्यंजन नहीं है, मूल व्यंजन तो 33 है, बाकी जो 8 हैं उनकी कैटेगरी में देखेंगे, ठीक है। तो 41 में इस तरीके से करते हैं। तो 41 जो व्यंजन हैं उनमें 25 व्यंजन तो उसमें आपके 33 व्यंजन तो ये हो गए, का से लेकर के यहाँ तक 33 हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2 व्यंजन और होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा कि उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं बच्चा, संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं, 2, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, 2 नहीं होती है, 4। कौन कौन से, वही जो हा के बाद आपने छोड़ दिए। हा तक तो आपने पढ़ लिए, का से लेकर के हा तक। हा के बाद भाई कौन सा बचता है, क्ष त्रा ज्ञा। तो क्ष त्रा और ज्ञा। इसके अलावा बेटा एक और होता है श्रा, जो श्री वाला होता है, ये भी संयुक्त व्यंजनों की कैटेगरी में आता है। तो 33 और 4 37 हो गए। 2 होते हैं आपके अयोगवाह। कौन से होते हैं, अयोगवाह। और अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले, अंग और आहा, जिनकी गिनती आपने स्वरों में नहीं की थी, ठीक। 33 और 4 37, 37 और 2 39, कुल व्यंजन है कितने, 41। तो 2 और होते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जब मैं आपको स्वर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको एक सामान्य परिचय दिया था कि इनकी जो संख्या है वो कैसे अलग अलग भागों में डिवाइड है। कौन कौन से होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन बेटा, ढा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ढ़ा और ढ़ा, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर है आपको यहाँ तक संख्या, ठीक है। संख्याओं में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बेटा, संख्या बहुत आवश्यक है। फिर से बताता हूँ, कुल वर्ण 52, स्वर 11, ठीक, मूल व्यंजन 33, का से लेकर हाँ तक, ठीक। और उसके बाद जो और बाकी रह गए कितने, 8, उनमें से 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, 2 हो गए आपके अयोगवाह यानी अंग और आहा, और 2 हो गए आपके उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि ढ़ा और ढ़ा। तो संख्या आपकी कुल कितनी हो गई, 52 संख्या थी, वो आपके यहाँ पर पूरी हो गई। तो इतनी बात आप समझ गए थे, संख्या के बारे में आपको क्लियरिटी हो गई। अब मैं पहले बात करता हूँ व्यंजनों पर, का से लेकर के हाँ तक के जो आपके 33 व्यंजन हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं कि इनमें किन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, क्योंकि कई बार बेटा आपसे पूछा जाता है। तो ज़रा देखें, ये कुल वर्ण कितने हुए, ये कुल वर्ण कितने हैं, कुल लाइनें कितनी, 5, प्रत्येक लाइन में कितने वर्ण, 5, 5 गुणा 5 यानी कि ये तो 25 हो गए। इनकी संख्या बेटा कितनी हो गई, आपने कहा कि ये कुल हैं 25। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनके भी अलग नाम है, जो 25 संख्या है इनके भी अलग नाम है कि का से लेकर के माँ तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो इन्हें आप बेटा कहेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इनको, नोट्स बनाते चलना बहुत आवश्यक है। एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। और दोबारा मैं आपको इस पर क्वेश्चन नहीं करना है, बस अपने नोट्स का आपको बार बार रिवाइज करना है, या ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ इसे आपको बार बार देखने हैं, उनसे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो का से लेकर के माँ तक स्पर्श व्यंजन, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको लेकर मैं एक टेस्ट बनाने वाला हूँ, आपका एक टेस्ट लूँगा मैं जल्दी आपके ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दूँगा आपको। वो टेस्ट जो है वो इस पर आधारित होगा, और तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा स्पर्श व्यंजन है। देखिए प्रश्न ऐसे बनता है, का, ज्ञा, श और री, ये 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो वहाँ पर आपको इसकी पहचान करनी होगी कि कौन सा इसमें स्पर्श व्यंजन है। तो देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन आपने पढ़े हैं, 25 होते हैं, का से लेकर के माँ तक। अब इनमें कौन सा व्यंजन है इन चारों में से जो इस कैटेगरी में आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि का जो है वो इस कैटेगरी में है इन 25 में। तो का को हम क्या कहेंगे, तो आपने कहा कि का को हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। क्लियर इतनी सी बात, का को हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न बनेंगे।
ये 25 हो गए बेटा स्पर्श व्यंजन। इन चारों के का भी अलग नाम है यार अलावा का। क्यों है इनका, क्या है इनका अलग नाम? तो इनको हम बेटा कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक। उसके अलावा ये जो चार हैं इनके भी अलग नाम हैं। इन्हें हम कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऐसा इन्हें क्यों कहते हैं? क्यों इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं? क्यों इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं? क्यों इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं? इन सब पर हम लोग बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे कि इनके नाम पड़े क्यों। ठीक, एकदम चिंता नहीं करनी। कॉन्सेप्ट पे हम जब बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट जब हम समझ रहे हैं तो उसमें एक एक चीज़ को समझेंगे कि किसको हम, किसका क्या नाम है और वो नाम क्यों है। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ तक आप बात समझ गए कि 25 व्यंजनों को क्या कहा गया? स्पर्श व्यंजन। इन चारों को अंतस्थ व्यंजन यार अलावा को। इन चारों को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसके बाद शर्तरा ज्ञा और सरा भी आपको पीछे बताए थे, उन्हें क्या कहा था हमने? संयुक्त व्यंजन। अंग और आहा को अयोगवाहा और ड़ा और ढ़ा को उत्क्षिप्त, विकसित या द्विगुण व्यंजन। ठीक, तो संख्या में और नामकरण में क्लियरिटी है आपको, किस व्यंजन को क्या कहा जाता है, क्लियर। पूछा जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 ही है ना। पूछा जाए उसमें या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25। ठीक, अब जरा एक बात बताएं, मान लीजिए ये एक प्रश्न है। ठीक, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको कि चा, टा, मा और बा। ये 4 व्यंजन आपको दिए मैंने और पूछा मैंने कि बताइए निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर क्या आप सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन तो अलग है और संघर्षी व्यंजन अलग है। इन चारों को हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन, इन 25 को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, या तो आप स्पर्श व्यंजन पूछिए या आप संघर्षी व्यंजन पूछिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं दोनों को मिलाकर पूछूंगा कि बताइए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन निम्न में से कौन सा है। और ये प्रश्न आया है परीक्षाओं में और आता भी है अक्सर। ठीक, तो देखिए ये जो आपका है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, यहाँ, इन्हें हम कहते हैं बेटा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्लियर नाम में। अब पूछा जाए आपसे कि बताइए, अगर देखिए ये 4 ऑप्शन है, लेकिन अगर आपसे पूछा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन का कौन सा है, तो केवल च वर्ग के जो व्यंजन है वो केवल स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे। बाकी व्यंजनों को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन में नहीं रखते हैं। बाकी व्यंजन क्या है? केवल स्पर्श व्यंजन है। और ये जो आखिरी के 4 हैं इसे हम केवल संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर होगी आपको। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा कि स्वर तंत्र के आधार पर किस स्वर का उच्चारण किस जगह से होता है, क्योंकि ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि बताइए कि दांत से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, दंत के द्वारा किस व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ओष्ठ के द्वारा किस व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। यह पूछा जा सकता है कि कंठ के द्वारा, कंठ से किस व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। तो अलग अलग करके आपसे वो घुमा फिरा के आपसे कुछ ना कुछ वो पूछता रहेगा। आपको सारी चीज़ें बतानी हैं और एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। नोट्स बना के क्या आप रखेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आता हूँ कि किस स्वर तंत्री से हम लोग कौन सा व्यंजन का उच्चारण करते हैं। ठीक, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? ठीक है, ये सारे हो गए आपके, समझ गए आप कि किसको क्या नाम दिया गया है। ये 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, ये 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन, और ये 4 हो गए आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो 33 हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर है। अगली बात मैं कर रहा था कि स्वर तंत्र, यानी कि जो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं इसके बारे में हमने जब हम स्वर पढ़ रहे थे उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है कि इनका क्या भाग, इनका क्या रोल होता है, किस जगह से कौन सा स्वर बोला जाता है या किस जगह से कौन सा व्यंजन बोला जाता है। तो स्वरों में हमने पढ़ा था कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ,
ये आपको क्रम याद होगा। अब चूँकि नीचे से उससे ऊपर की तरफ ये सारी स्वर तंत्रियाँ हैं। सबसे पहले कंठ पड़ता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और ओष्ठ। इस जगह को क्या बोलते हैं ये मैं आपको बता चुका था, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक। तो देखिए क्रम आपको ये पता है कि सबसे पहले क्या आएगा बेटा, कंठ, कंठ के बाद क्या आता है, तालु, तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा के बाद आता है दंत, और दंत के बाद आता है ओष्ठ, ठीक। यह स्वर तंत्र तो आपको क्लियर है एकदम से कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब अगर ये क्लियर है, उसका क्रम आपको पता ही है, सबसे पहले कंठ आएगा, फिर तालु आएगी, फिर मूर्धा आएगा, फिर उसके बाहर दांत हैं, फिर उसके बाद वो बाहर आपके होंठ हैं। अगर आपको ये क्रम याद है और नहीं भी याद है तो ऐसे आप जब चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ आसानी से आपके साथ है ये। तो सबसे पहले बेटा कौन सा वर्ग आता है, मैं इधर करता हूँ। सबसे पहले क वर्ग आता है ना, ये पूरा, ये क वर्ग आता है ना पूरा। तो क वर्ग किससे बोला जाता है बेटा, जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहली वाली स्वर तंत्री से बोला जाता है। सबसे पहले क वर्ग आता है तो सबसे पहली स्वर तंत्री क्या है, कंठ है। तो क वर्ग किससे, कंठ से। ना भी याद हो तो क वर्ग कंठ, का से कंठ, ठीक। दूसरी बात आती है चाचा जा जाएंगे, ये किससे बोला जाता है, तो कंठ के बाद बेटा तालु आता है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि किसके बाद क्या आता है, ये आपको एकदम से सबको पता है। नहीं पता हो तो हाथ फेर के आप देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि सबसे पहले आपका गला है। भाई वायु तो अंदर से बाहर की तरफ जा रही, जब आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं या किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंठ पड़ा, फिर आपके तालु आया, मुँह के ऊपर जो उठा हुआ भाग है, फिर आगे की तरफ मूर्धा आया, यानी कि ऊपर के जो दांत हैं, ऊपर के जो मसूड़े हैं उनके ऊपर का भाग, फिर आपके दांत आए, फिर आपके होंठ आए, यानी कि ओठ आए, ठीक, ओष्ठ या होंठ। तो सबसे पहले कंठ, तो सबसे पहला वाला कंठ से बोला जाएगा। कंठ के बाद क्या आता है, तालु, तो का के बाद यानी कि चाचा जाजा, वो तालु से, ठीक। तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा, और चा के बाद क्या आता है, टावर्ग। तो टावर्ग कहाँ से बेटा, मूर्धा से। पूछा जाए कि डा किस प्रकार का व्यंजन है, तो आप कहिए कि वो मूर्धन्य व्यंजन है, यानी कि वो मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा के बाद क्या आता है, दांत आते हैं। तो दांत में तावर्ग, तावर्ग किससे बेटा, दंत से, यानी कि पूरे ता, था, दादा, ना, ये सारे दांत की सहायता से ही बोले जाते हैं। उसके बाद दंत के बाद क्या आता है, ओष्ठ या होठ। पापा बाबा माँ का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, वो ओष्ठ के द्वारा होता है। चश्मा आता जाता रहेगा, इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है, ठीक। सबसे पहले कंठ, कंठ से क्या, क वर्ग, कंठ के बाद तालु, तालु से क्या, च वर्ग, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा से क्या, ट वर्ग, मूर्धा के बाद दंत, दंत से क्या, दंत से क्या, त वर्ग, और उसके बाद होंठ, होंठ से क्या, प वर्ग। अब आप कहें कि सर मतलब समझ में नहीं आया कि किस जगह से कौन सा स्वर बोला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए हिंदी को बेटा कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा। कैसे कहते हैं, ज़रा उसको विचार करें। जैसे मैंने मान लीजिए हम टा को लेते हैं, टा, ठा, डा, ढा में से कोई भी आप व्यंजन ले लें, आप चाहे टा ले लें, चाहे ठा ले लें, चाहे डा जा ले लें, चाहे ढा ले लें। ज़रा इसको आप उच्चारित करें, ज़रा बोलिए टा, बोल के देखिए आप टा। आप सब लोग बोल के देखिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं, आप टा बोल के देखिए। टा जब भी आपने बोला तो आपकी जीभ जाकर मूर्धा में टच हुई, आप बिल्कुल टच हुई होगी। अब आप कहें कि हम टच नहीं करेंगे साहब, हम तो अपनी जीभ को रोक के रखेंगे और हम टा बोलेंगे, तो आप बोल के देख लीजिए। किसी भी कीमत पर आप टा का उच्चारण अपनी जीभ को मूर्धा में टच किए बिना आप नहीं कर सकते। कोशिश करके आप कोशिश करके देख लीजिए, सफल नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार से ता, था, दा, धा, ता को आप जब भी बोलेंगे तो आपकी जीभ ऊपर वाले दांतों के पीछे जाके टच होती है, यानी कि दांतों में टच होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दंत व्यंजन। ता, था, दा, धा जब भी आप बोलेंगे तो आपकी जीभ दांत में जाकर टच होती है, इसलिए हम इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं पा, फा, बा, भा, मा। जब भी आप पा, फा, बा, भा, मा यानी कि पूरे पावर के व्यंजन को जब आप बोलेंगे, जब उनका उच्चारण करेंगे, तो किसी भी जगह पर आप ऐसा नहीं हो सकता है किसी व्यंजन को बोलते समय कि आप अपने होंठों को चिपकाएं ना। होंठ अगर चिपकेंगे नहीं तो आप पा वर्ग का उच्चारण कर नहीं पाएंगे। यानी कि अगर आपको पा वर्ग का उच्चारण करना है तो आपके होंठ चिपकना ही चिपकना है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप कोशिश करके देख लें कि आपके होंठ आप नहीं चिपकाएं और आप पा वर्ग का उच्चारण कर लें, आप कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि इसमें आपके ओष्ठ का प्रयोग आपके होना ही होना है, इसलिए मैंने कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। ठीक,
अगली बात आती है यार अलावा की। तो देखिए ये क्रम हमें पता था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, ये क्रम है, ये 5 स्वर तंत्रियाँ हैं मूलतः। कंठ से मैंने कहा था क वर्ग, तालु से मैंने कहा था च वर्ग, वर्ग का मतलब चाचा जाजा पूरे। मूर्धा से मैंने कहा था ट वर्ग, दंत से त वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। यही तो था, यही सारे वर्ग थे। अब बात आती है यार अलावा की। तो ज़रा देखिए कि यार अलावा को उच्चारण आप कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले किसे, तो आप कंठ को छोड़ दीजिए, कंठ को आप छोड़ दीजिए। या का उसके बाद इन चारों को यहाँ क्रम से लिख दीजिए, या, रा, ला और वा। ठीक, या, रा, ला, वा। कहाँ से, ओष्ठ से। वा के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात है, वो आपको ध्यान रखनी है कि वह एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो कि दंतोष्ठ है, यानी कि दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, दंतोष्ठ। वाह, इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार, बताइए कौन सा व्यंजन दंतोष्ठ है, तो आप कहेंगे वाह। ठीक, समझ गए आप। यार अलावा कहाँ से, यार अलावा कहाँ से, तो आपने कहा कि या तालु से, रा मूर्धा से, ला दंत से और वाह ओष्ठ से, यानी कि वाह है जो दंतोष्ठ है। ठीक, सा कहाँ से, फिर से तीनों की सा की बात आती है कि किस व्यंजनों, किस सा का उच्चारण मुख के किस स्वतंत्री के द्वारा होता है। तो देखिए जिस इनका क्रम यही होता है, सबसे पहले यही वाला सा आएगा, फिर ये सा आएगा, फिर ये सा आएगा, उसके बाद हा आएगा। तो यहाँ अगर आपको क्रम क्लियर है तो यहाँ का तो क्रम आपको पता ही है, ये तो आपको जब से आप स्वर पढ़ रहे हैं तब से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो तालु के आगे लिख दीजिए ये वाला शा, मूर्धा के आगे लिख दीजिए आप ये वाला शा, दंत के आगे आप उसके बाद वाला सा। तीनों सा को क्रम से जो क्रम यहाँ है उसी क्रम से आप इन सा को यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपके हो गए सा। तो ये किस प्रकार का स्वर का सा है, तो आप कहेंगे तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है और ये कहलाता है आपका दंत सा। और हा कहाँ से बोला जाता है बेटा, तो इनमें से इसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया, तो इसको आप दे दो हा। यहाँ कहाँ से उच्चारित होता है, तो कंठ से। क्लियर सारी बातें। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। ये यार अलावा तालु मूर्धा दंतोष्ठ, शाशा शाहा तालु मूर्धा दंत और जो हा है वो कंठ से। क्लियर, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई कि कौन सा स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। अब जरा एक और बात देखिए आप, इसके बाद आपके चार और थे जो कि किस में थे, संयुक्त व्यंजन में। कौन कौन से थे बेटा, श, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये चार बताए तो मैंने, ये क्या थे, संयुक्त व्यंजन। पूछा जाए कि सर इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो एक मिनट अभी बताता हूँ आपको। पहले तो आपको ये पता हो कि इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते क्यों हैं। क्ष, त्रा, ज्ञा और श्रा को हम क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है बेटा, कि संयोग, यानी कि किसी और से मिलकर बना हो, उसे हम कहते हैं संयुक्त। तो देखिए क्ष किससे मिलकर बना है, का प्लस शा, का के नीचे हलंत लगाएंगे हम लोग, प्लस शा। कौन सा शा है बेटा, ये मूर्धन्य सा है। ठीक, षटकोण वाला सा जिसको आप कहते हैं, पेट फटा वाला सा, वो सा, यानी कि हलंत वाला का प्लस पेट फटा वाला शा या मूर्धन्य सा के योग से क्या बनेगा, क्षा बनेगा। त्रा किससे मिलकर बनता है बेटा, तो हलंत वाला ता प्लस रा। ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा परीक्षाओं में कि बताइए क्षा किससे मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है कि का और शा से मिलकर बनता है क्षा। त्रा ता और रा से, ज्ञा जा प्लस यहाँ कौन सी वाली है, चूली वाली है इसको आप बोलते हैं, यानी कि जो च वर्ग का पंचम अक्षर है उससे और जा से मिलकर बनता है ज्ञा। ठीक, ये याद रखना, ज्ञा और क्षा बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं पर हमको कन्फ्यूजन होती है। ज्ञा पूछा जाएगा कि किससे मिलकर बनता है, तो हम लोग कहते हैं कि ज्ञा बनता है आपका गा और यहाँ से, ऐसे आप बोल देंगे अंदाज लगा के, लेकिन असल बात वो नहीं है। सच्चाई ये है कि ज्ञा जो है वो जा और यहाँ से मिलकर बनता है। ठीक, इसको शब्द जो इसका सही उच्चारण होता है वो ज्ञा होता है। हाँ, हम लोग बोलते हैं ज्ञा, जैसे विज्ञान नहीं, विज्ञान सही होता है, और हम लोग विज्ञान बोलते हैं उसको। और श्रा किससे बेटा, तो ये आपका तालव्य शा और प्लस रा। ठीक है,
चारों संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बने आप समझ गए। क्ष मिलकर बना है का और शा से, षटकोण वाला सा। त्रा मिलकर बना है ता और रा से। ज्ञा में मिलकर बना है जा और चूली वाली ज्ञा जो आपके बोलते हैं। और सरा में मिलकर बना है तालव्य शा यानी कि आप सीटी वाला सा और रा। ठीक, इन्हें यहाँ को आप बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किससे मिलकर क्या बना है। अब एक और बात, आपने स्वर पढ़े थे, स्वरों में आपको एक बात याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मिश्र स्वर, विकृत स्वर या फिर संधि स्वर। संधि स्वर, मिश्र स्वर या विकृत स्वर, ये मैंने बताए थे कि किसी और की संधि के द्वारा जो स्वर बने हो उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उसी प्रकार से बेटा ये जो चार व्यंजन हैं इनको भी वही नाम दिए जा सकते हैं। इन चारों को आप संधि व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, मिश्रित व्यंजन या फिर विकृत व्यंजन भी कह सकते हैं। जिस प्रकार के आप स्वरों में कैटेगरी थी उसी प्रकार से ये व्यंजन में कैटेगरी है। पूछा जाए कि बताइए निम्न में से संधि व्यंजन कौन सा होता है। एक प्रश्न आपको को मैं देता हूँ डेमो बनाकर ताकि आप समझ पाएँ कि देखिए श, छ, झ और चा। पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा मिश्रित व्यंजन है, या पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, या पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें से कौन सा संधि व्यंजन है। तो देखिए यही तो है ना संधि व्यंजन, क्योंकि ये दो अलग अलग व्यंजनों की संधि है, तो इसे हम कहते हैं संधि व्यंजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखो एक और बात, ये आप समझ गए कि इनको संधि व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, मिश्रित व्यंजन या विकृत व्यंजन क्यों कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब अगली बात आपकी आती है कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, कहाँ से लेकर के यहाँ तक कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। इसमें तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ या दंतोष्ठ, ये तालव्य, मूर्धन्य, दंत और कंठ। अब अगर पूछा जाए कि बताइए क्षा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो देखिए बेटा कुछ भी नहीं याद करना है आपको। का उच्चारण कहाँ से होता है, एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस बना दूँ ताकि आप समझ पाएँ। इनको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक, कि किस व्यंजन का कहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटता हूँ फिर उसको मैं हटाता हूँ, ठीक, ताकि इसको मैं आपको विस्तार कर पाऊँ कि किससे क्या बोलते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब जरा देखें शा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक, यही चार की तो बात कर रहे थे हम, बाकी का तो हमने समझ लिया कि किस जगह से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ज़रा बताएं बेटा कि शा किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे का और श से। ठीक, अब ज़रा ये का कहाँ से बोला जाता है, ज़रा बताएं। का बोला जाता है कंठ से। आपने इससे पूछा गया बताइए का कहाँ से बोला जाता है, तो आपने कह दिया कि का बोला जाता है सर कंठ से, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। पूछा जाए कि ये वाला सा कहाँ से बोला जाता है, तो आपने कह दिया कि सर सा बोला जाता है। याद है कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य से, यानी कि मूर्धा से। तो कंठ प्लस मूर्धा, ठीक, कंठ प्लस मूर्धा, क्योंकि का कंठ से और शा मूर्धा से। तो पूछा जाए कि शा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे ये किस प्रकार के व्यंजन है, तो आप कहेंगे कंठ मूर्धन्य व्यंजन है, यानी कि कंठ और मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक, त्रा कहाँ से, तो ता और रा आपने पढ़ रखे हैं। ता का उच्चारण होता है बेटा दंत से, और रा का उच्चारण कहाँ से था, मूर्धा से। तो ये कहाँ से हो गया, ठीक, दंत मूर्धन हो गया। ये इसे आप कहेंगे दंत प्लस मूर्धा बराबर दंत मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, दंत्य मूर्धन्य व्यंजन हो गया ये। इसी प्रकार से ज्ञा का बेटा जा और चूली वाली यहाँ से मिलकर ये बना था। तो जा कहाँ से बोला जाता है बेटा, तालु से, या भी तालु से। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये तालव्य व्यंजन है। ठीक, और श्रा शा और रा से मिलकर बना था। ये शा कौन सा वाला सा है, पहला, यानी कि तालव्य शा है। और रा कहाँ से बोला जाता है, तो आपने कहा कि रा बोला जाता है कहाँ से, मूर्धा से। तो ये क्या हो गया, तालु मूर्धा, तालु
मूर्धन्य व्यंजन। ठीक, तो स्वर तंत्र के अनुसार किस व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है ये आपको क्लियर हो गया है पूरा। कुल व्यंजन बेटा 33 थे, 4 संयुक्त व्यंजन थे, ये आपको क्लियर हो गया है। किस व्यंजन का उच्चारण किस स्वर तंत्र के द्वारा होता है, किसका कंठ से, किसका तालु से, किसका मूर्धा से, किसका दंत से और किसका ओष्ठ से, ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, यही हमने बात की अभी तक। अब अगले पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा, इसमें अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। ये पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है या कौन सा महाप्राण व्यंजन है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अघोष और सघोष कौन से होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो व्यंजन है उनके कई सारी और भी कैटेगरी हैं। ये केवल व्यंजनों का एक पार्ट है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग व्यंजनों में अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और कुछ क्वेश्चन भी लूँगा ताकि आप समझ सकें कि वर्णमाला से प्रश्न कैसे बनते हैं। लेकिन ये गारंटी है बेटा कि वर्णमाला में अगर आपने स्वर व्यंजनों को ठीक से पढ़ा तो आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके निश्चित रूप से सही होने वाले हैं। और 3 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपने 3 लाख बच्चों को पीछे कर दिया। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को आप ठीक से समझिएगा। जो भी चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको बेटा ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। मैं लगभग सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सबका जवाब देता हूँ। तो आप लोग उसको पढ़िएगा, जहाँ भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना और उसके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक, इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उससे हम लोग व्यंजनों का बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।